नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर बाई सूर्यकांत सर में। आज हम करंट अफेयर 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों। इसमें एसएससी यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स को कवर किया जाएगा। कृपया करके ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जल एवं लैंगिक समानता। जल एवं लैंगिक समानता इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का 114वां स्थापना दिवस मार्च 2026 22 मार्च 2026 को किस राज्य ने मनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार ने भारत का 114वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2026 को मनाया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मार्च 2026 में कहाँ खुला? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी और यूपीएससी में आने की इसके 100% चांसेस है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मार्च 2026 में कहाँ खुला? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीनगर। श्रीनगर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केवी रमणा मूर्ति। केवी रमणा मूर्ति जो है दोस्तों हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है केवी रमणा मूर्ति। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 98वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 98वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन ने जीता है। दोस्तों माइकल बी जॉर्डन के बारे में और इम्पोर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। तो माइकल बी जॉर्डन आज के समय में हॉलीवुड के सबसे बड़े और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। अगर हम इनकी फिल्मों की बात करें तो ब्लैक पैंथर और क्रीड सीरीज, सिनर्स, फुटवेल एंड जस्ट मर्स इनकी टॉप हॉलीवुड मूवीज़ हैं। दोस्तों अगर इनकी और भी अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें यह सम्मान इनकी फिल्म सिनर्स में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया है। ऑस्कर 2026 के अन्य मुख्य विजेताओं की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए भी ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेली बकली फिल्म हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों, एमएसएमई क्षेत्र के लिए हाल ही में कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। एमएसएमई क्षेत्र के लिए हाल ही में नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला $1 ट्रिलियन उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? तो जो हमारा भारत का राज्य है वो है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पहला ट्रिलियन डॉलर बनने मतलब उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट डेटा गवर्नेंस पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट डेटा गवर्नेंस पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अदालती कार्रवाई का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अदालती कार्रवाई का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। डिजिटल शक्ति 5.0 के मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। किसने लॉन्च किया? यह अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसमें साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी सहयोगी हैं। अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और उन्हें ऑनलाइन दुनिया में होने वाले अपराधों जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग या फ्रॉड से लड़ने के लिए जागरूक करना। अगर दोस्तों हम इसकी और बात करें तो अभियान की इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों जून 2018 में। अब इसका जो पाँचवा चरण है 5.0 लॉन्च किया गया है। यह दर्शाता है कि यह अभियान कितना सफल रहा। दोस्तों अगर इसके और मुख्य तथ्यों की बात करें तो डिजिटल शक्ति 5.0 मुख्य तथ्य, इस अभियान के माध्यम से अब तक पूरे भारत में 6 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा और साइबर कानून के प्रति जागरूक किया जा चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। तो इसका जो क्वेश्चन IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत को किस देश के माध्यम से यूरोप से जोड़ा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा इजराइल। इजराइल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इजराइल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर में भारत को किस देश के माध्यम से यूरोप से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल को जोड़ा जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो IMEC का मुख्य लक्ष्य भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है। यह भारत को 40% तेज़ी से और 30% सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। इसके दो मुख्य तत्वों की अगर बात की जाए तो पूर्वी गलियारा, यह भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। अगर उत्तरी गलियारा की बात करें तो यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। इसमें समुद्री मार्ग और रेलवे दोनों का इस्तेमाल होगा। अगर हम तीसरे तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण देशों और बंदरगाह, भारत के बंदरगाह जैसे मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, कांडला गुजरात, और जवाहरलाल पोर्ट जो ट्रस्ट मुंबई में है। मध्य पूर्व संयुक्त अरब अमीरात UAE, सऊदी अरब और इजराइल, ये इसके मुख्य तथ्य हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अंगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी विकसित करने का समझौता किया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मॉरिशस के साथ भारत ने हाल ही में अंगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी विकसित करने का समझौता किया है। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मॉरिशस के साथ किया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो इसके मुख्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अंगालेगा द्वीप के जो मुख्य तथ्य या मुख्य बातें हैं तो यह द्वीप मॉरिशस देश का एक हिस्सा है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप मॉरिशस देश का हिस्सा जो हिंद महासागर में स्थित भारत की भूमि का। भारत ने यहाँ एक बड़ी हवाई पट्टी और जेटी जहाज रुकने की जगह बनाई है। मकसद, इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाना और समुद्री लुटेरों या दुश्मन जहाज़ों पर नज़र रखना है। अगर इसकी फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा, इससे भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित होगी और मॉरिशस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। ये इसका मुख्य तथ्य है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत भारत ने कौन सा लक्ष्य रखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो होगा 2020 तक, नहीं 2030 तक 30% भूमि का संरक्षण। दोस्तों ये ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर 2030 तक 30% भूमि का संरक्षण, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगर इसके कुछ मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो जैव विविधता लक्ष्य, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य 2030 तक, भारत का जो सबसे बड़ा लक्ष्य 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और 30% महासागरों का संरक्षण करना, यह है जैव विविधता का मुख्य तत्व। अगर हम इसके दूसरे तत्व की बात करें दोस्तों तो प्रदूषण में कमी, कीटनाशकों और खतरनाक रसायनों से होने वाले जोखिम को 50% कम करना 2030 तक। फंडिंग की बात करें, अमीर देशों से गरीब और विकासशील देशों को जैव विविधता बचाने के लिए हर साल 20 से 30 अरब डॉलर की मदद दिलाना। इकोसिस्टम सुधार, खराब हो चुकी कम से कम 30% जमीन और पानी वाले इलाकों को फिर से ठीक करना, ये इसके मुख्य तत्व हो गए दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है इसरो के निशार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसरो का जो निशार मिशन है दोस्तों उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर होगा, पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसरो ने निशार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा है? तो पृथ्वी की सतह में होने वाले परियोजनाओं की निगरानी करना, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों निशार मिशन की मुख्य बातें या मुख्य तथ्य की अगर बात की जाए दोस्तों, हाँ तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा संयुक्त मिशन। यह नासा अमेरिका और इसरो भारत का एक साझा मिशन है। यह दुनिया का सबसे महंगा और आधुनिक रडार लगा है। जमीन की निगरानी, इसका मुख्य काम पृथ्वी की पूरी सतह की हर 12 महीने में मैपिंग करना या भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाओं की पहल से चेतावनी देगा, ये इसका काम होगा दोस्तों निशार का। बर्फ़ और जंगल का डेटा, यह ध्रुवों जैसे नॉर्थ साउथ पोल पर पिघली बर्फ़ और जंगलों के घनत्व को मापेगा, जिससे ज्वालामुखी परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद मिलेगी। इससे ये फ़ायदे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों वो होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2026 कौन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक इसका सही आंसर होगा दोस्तों। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2026 कौन जारी करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके LPI 2026 के अगर मुख्य तथ्य, मुख्य बातों की बात करें तो इसका जो सही, इसकी जो मुख्य तथ्य है जारीकर्ता, यह इंडेक्स विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह बताता है कि किस देश में सामान एवं जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना आसान और सस्ता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को ले जाना कितना आसान है, यह बताता है। अगर हम इसके दूसरे तथ्य की बात करें दोस्तों तो भारत की रैंक 2023 की रिपोर्ट में भारत 38वें स्थान पर था। 139वें देशों में भारत ने 2018 में 44वीं रैंक के मुकाबले काफ़ी सुधार किया है। यूपीएससी में ट्रेड पूछा जाता है, इसलिए पिछला सुधार बताना जरूरी है दोस्तों। अगर हम इसका तीसरा प्रश्न की बात करें, मतलब मुख्य तथ्य की बात करें तो इसका मुख्य मानक यह 6 चीज़ों पर आधारित होता है। ये 6 चीज़ों पर आधारित होता है: सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट और लॉजिस्टिक गुणवत्ता ट्रैकिंग। अगर इसकी और भी उसकी बात करें दोस्तों तो, और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है वरुणास्त्र क्या है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है दोस्तों बी नंबर, हैवी वेट टॉर्पीडो। हैवी वेट टॉर्पीडो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। ये समुद्री हथियार हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र। अगर पेपर में आ जाए कि वरुणास्त्र क्या है तो हैवी वेट टॉर्पीडो समुद्री हथियार है दोस्तों ये। अगर इसके उद्देश्य और इसके तथ्य की बात करें तो यह क्या है, तो यह दोस्तों यह भारत का पहला स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो है। यह पानी के अंदर चलने वाली एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन की पनडुब्बी सबमरीन को तबाह कर देती है। इसको किसने बनाया दोस्तों? तो इसे DRDO की लैब NSTL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने मिलकर बनाया है। यह पूरी तरह मेड इन इंडिया दोस्तों, ये पूरी तरह भारत में बना है, ये मेड इन इंडिया है। खासियत इसकी बात करें तो इसकी रेंज 40 किलोमीटर दोस्तों, 40 किलोमीटर से ज़्यादा, और यह 70
किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ से चल सकता है। यह दोस्तों दुनिया के गिने चुने टॉरपीडो में से एक है जो गहरे पानी में दुश्मन का पीछा करके उसे मार गिराता है। यह भारतीय नौसेना का वो ब्रह्मास्त्र है जो समुद्र की गहराई में दुश्मन की पनडुब्बी का काल है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, मैंग्रोव वनों का संरक्षण। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, लगातार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़ें। मैंग्रोव वनों का संरक्षण, मिष्टी योजना मैंग्रोव वनों का संरक्षण इस उद्देश्य बना है दोस्तों। अगर हम इसकी दोस्तों मुख्य तथ्य या योजना के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुख्य उद्देश्य इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स। इसका मुख्य काम दोस्तों, जिसका मुख्य काम है भारत के समुद्री किनारों पर मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना और नए पेड़ लगाना। किनारों की सुरक्षा दोस्तों, किनारों की सुरक्षा, मैंग्रोव के पेड़ चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं के समय कवच का काम करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं दोस्तों। ये रोजगार और बजट, इस योजना को बजट 2023-24 में घोषित किया गया था। इसको 2023-24 में घोषित किया गया था। यह योजना मनरेगा और कैंपा के फंड के जरिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा नारी शक्ति वंदन योजना। हाँ तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महिला संरक्षण, बी नंबर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं का संरक्षण, दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों। जो इसका सही आंसर होगा लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं का संरक्षण, दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं इसके उद्देश्य की तरफ। इसकी योजना नारी शक्ति वंदन अधिनियम मुख्य बातें, आरक्षण का प्रतिशत 33% रिजर्वेशन। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण SC और ST की आरक्षित सीटों के लिए भीतर भी लागू होगा। संवैधानिक संशोधन, अगर दोस्तों हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें दोस्तों, तो यह भारत का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसे लागू करने के लिए संविधान में नए अनुच्छेद जैसे 330 का A और 332 का A जोड़े गए हैं। लागू होने की शर्त दोस्तों, कंडीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें दोस्तों, लागू होने की शर्त, तो यह संरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। यह अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसकी अवधि अभी 15 साल तय की गई है दोस्तों, जिसकी अवधि 15 साल तय की गई है। यह भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है जो 2029 या उसके बाद चुनाव में दिखेगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुद्रयान मिशन। दोस्तों समुद्रयान मिशन में उपयोग होने वाली पनडुब्बी का क्या नाम है दोस्तों, पूछा सबमरीन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मत्स्य 6000 दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर। समुद्रयान मिशन में उपयोग होने वाली पनडुब्बी का क्या नाम है, तो मत्स्य 6000 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब इसके मुख्य तथ्यों की बात करते हैं। तो इसका जो मुख्य तथ्य है दोस्तों, पनडुब्बी का नाम दोस्तों, पनडुब्बी इस मिशन में उपयोग होने वाली पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 है। यह भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र का मिशन है। गहराई की क्षमता, इसे समुद्र के अंदर 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया है। इसमें 3 लोग एक साथ बैठकर नीचे जा सकते हैं। मिशन का उद्देश्य, इसका मुख्य काम गहरे समुद्र में मौजूद कीमती खनिजों जैसे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज की खोज करना। इसे पृथ्वी विज्ञापन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर कौन बनी है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सोनाली घोष। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनी है सोनाली घोष। डॉक्टर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं इसके थोड़ा
मुख्य तत्वों की बात करते हैं, डॉक्टर सोनाली घोष, ऐतिहासिक उपलब्धि। दोस्तों इन्होंने यह काजीरंगा नेशनल पार्क के 118 साल के इतिहास में पहली बार महिला फील्ड डायरेक्टर बनी हैं। इन्होंने जतिंद्र शर्मा का स्थान लिया। दोस्तों इन्होंने जतिंद्र शर्मा जी का स्थान लिया है। इनके पहले जो डायरेक्टर थे काजीरंगा नेशनल पार्क के, वो थे जतिंद्र शर्मा। अब उनके स्थान पर ये आई हुई हैं। अगर हम इनके अनुभव की बात करें दोस्तों, तो यह है 1998 बैच की भारतीय वन सेवा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी हैं। इससे पहले इन्होंने भारतीय वन्य जीव संरक्षण WLL में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काजीरंगा का महत्व, काजीरंगा असम का एक शिंग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। डॉक्टर घोष के नेतृत्व में यहाँ संरक्षण और पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। 118 साल में पहली बार काजीरंगा की कमान एक महिला अधिकारी के हाथों में आई है, जो महिला सशक्तिकरण को बेहतरीन उद्देश्य, मतलब बेहतरीन उदाहरण के तौर पर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, विश्व का, भारत का नहीं दोस्तों, विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा B नंबर दोस्तों, दक्षिण कोरिया फ्रांस में दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 नंबर का। बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर। तो दोस्तों AI सुरक्षा सम्मेलन 2026 मुख्य बातें, तो मेजबान देश, जो मेजबान दोस्त है दोस्तों, इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया और फ्रांस द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के खतरों से पूरी दुनिया को बचाना। जो इसमें समझौता हुआ दोस्तों, इसमें दुनिया भर के देश मिलकर ले चले घोषणा पत्र के आगे बढ़ाएंगे ताकि AI तकनीक का गलत इस्तेमाल, जैसे डीप फेक या साइबर हमला ना हो सके। यह दुनिया की वो मीटिंग है जहां तय होगा कि रोबोट और AI इंसानों के लिए खतरा ना बने। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा 23वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खोजा गया Cas9 प्रोटीन किस तकनीक से बना है दोस्तों? तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा जीन एडिटिंग इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके कुछ मुख्य तथ्यों की बात कर ले दोस्तों। हाँ, तो प्रोटीन मुख्य बात है, तकनीक किस तकनीक से, टेक्नोलॉजी से बना? यह CRISPR क्लास Cas9 तकनीक का हिस्सा है। इसे आणविक कैंची कहा जाता है, जो DNA को किसी खास जगह से काटने और बदलने का काम करता है। उपयोग दोस्तों, यूजेज, इसका उपयोग अनुवांशिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया और कैंसर के इलाज और फसलों की गुणवत्ता सुधारने, जीन एडिटिंग में किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार इस तकनीक की खोज के लिए दोस्तों जेनिफर डुडना और इमैनुएल सरपेतिये को 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए यह परीक्षा के लिए हमेशा हॉट टॉपिक रहता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2026 के प्रश्न है दोस्तों। इनके हर साल पेपर में आने की संभावना रहती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है दोस्तों? पूछ रहा है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। दोस्तों B नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों की ओर दोस्तों। तो इसका जो मुख्य तथ्य है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। इसका उद्देश्य खेती में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया के उपयोग को कम करना, वैकल्पिक खाद को बढ़ावा। यह योजना किसानों को जैविक खाद और वैकल्पिक खादों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। राज्यों को प्रोत्साहन, जो राज्य रासायनिक खाद का उपयोग कम करेंगे, केंद्र सरकार उन्हें बचाई गई सब्सिडी का 50% हिस्सा इनाम के तौर पर देगी। इस पैसे का इस्तेमाल गांव के विकास और किसानों की मदद के लिए होगा। धरती माँ को रसायनों से बचाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी सरकारी योजना है दोस्तों ये। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है दोस्तों? जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर 2047 दोस्तों। 2047 का सही आंसर होगा दोस्तों। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है दोस्तों? 2047 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्य की ओर। तो सिकल सेल एनीमिया मिशन मुख्य बातें, तो यह लक्ष्य वर्ष भारत सरकार ने देश के सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2027 रखा है दोस्तों। याद रखने की ट्रिक, आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक अगर इसकी बीमारी क्या है, यह एक अनुवांशिक रक्त विचार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC गोल होने के बजाय हंसिए के आकार की हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और खून की भारी कमी हो जाती है। मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से की थी दोस्तों।
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर हम शिकल के बारे में और देखें तो शिकल सेल दोस्तों, शिकल सेल एनीमिया मिशन, मुख्य बातें, फोकस एरिया, यह मिशन मुख्य रूप से भारत के 17 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर केंद्रित है, क्योंकि वहाँ यह बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्मार्ट कार्ड, सरकार इस मिशन के तहत प्रभावित लोगों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड दे रही है, ताकि शादी से पहले मिलान करके अगली पीढ़ी में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके दोस्तों। तो ये रहे हमारे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। ये हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है दोस्तों। कल इसका जो चैप्टर 2 है दोस्तों, सेकेंड पार्ट कल भी आएगा दोस्तों। ये एग्जाम नगर बाय सूर्यकांत सर का बहुत ही यूनिक चैनल है दोस्तों। इसमें आपको एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन, जीके जीएस, करंट अफेयर, एसएससी यूपीएससी के टॉप जितने भी स्टेट पीसीएस सब एग्जाम्स के जीके जीएस के को कवर किया जाएगा दोस्तों। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें दोस्तों।